हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। हम बिल्ड कर रहे हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, एक फीड क्रड एप्लीकेशन, और आज है उसका डे 3। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। तो हमने अपने पार्ट 2 में कवर किया था कि कैसे हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं जो हमें स्प्रिंग के हेल्प से मिलता है, और कैसे हम बाकी चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इजिली, जैसे आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो गया, आपका लॉगर लेवल हो गया, आपका @वैल्यू एनोटेशन से जो हम वैल्यू सेट करते हैं ग्लोबल लेवल पे, वो सब चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। और हमने लास्ट में देखा था कि जो हमें डेटाबेस चाहिए, हमें जो MySQL DB चाहिए, उसे हम कैसे सेट कर सकते हैं, और हम उसका एक डेटाबेस क्लाइंट जो कि MySQL वर्कबेंच था, उसे हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज पहले पार्ट 2 देख के आओ, और फिर आपको ये समझने में बहुत ईजी रहेगा। तो आज हमने जहां पे एंड किया था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने अपने MySQL वर्कबेंच को सेटअप कर लिया था, और हमारे पास कुछ एक ऐसा UI ओपन हुआ था। आपका होम पेज पे अगर आपने अपने कनेक्शन को स्टोर कर लिया है तो आप अपने कनेक्शन को ऐसे ओपन कर सकते हो। और आज हम अपना पहला चीज देखेंगे कि हम कैसे अपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करें। कॉन्फ़िगर करने का मतलब कि कैसे उसमें हम अपने रिस्पेक्टिव टेबल्स को सेटअप करें, कैसे हम स्कीमास को सेटअप करें, सो दैट कि हम उसे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में यूज कर पाएं। तो सबसे पहला चीज है कि हम अपने डेटाबेसेस को कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम शुरू करते हैं कि कैसे हम डेटाबेस और टेबल को क्रिएट कर सकते हैं अपने MySQL सर्वर में। तो हमारे पास हमारा MySQL वर्कबेंच ओपन है। हम सबसे पहले यहाँ पे जो आपका क्वेरी है उसके बाद हम यहाँ एक न्यू SQL स्टेटमेंट जनरेट करने का एक टैब ओपन करेंगे। हमारा ये टैब ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हम कमांड रन करेंगे, हमें एक नया स्कीमा क्रिएट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया स्कीमा क्रिएट करने का कमांड लिखेंगे, क्रिएट स्कीमा, और आपका यहाँ पे स्कीमा नेम रहेगा। जो भी आप स्कीमा नेम देना चाहो उसको आप यहाँ दे सकते हो। इस एग्जांपल के लिए मैं स्कीमा नेम चुनता हूँ feed_crud। जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो स्कीमा है वो क्रिएट हो जाएगा। आप एक्शन में देखो हमारा ये स्कीमा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करोगे तो आपको आपका न्यू स्कीमा यहाँ पे शो होगा। अभी स्कीमा में हमारा कोई भी टेबल्स नहीं है, हमारा टेबल्स वाला अभी डेटा एम्प्टी है। आइए हम देखते हैं कि हम कैसे न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड कमांड होगा वो हमें क्रिएट टेबल करने के लिए होगा। उसके पहले हमने जो करंट स्कीमा क्रिएट किया है हम उसको SQL सर्वर पे यूज स्टेटमेंट की हेल्प से हम उसके आगे वाले क्वेरीज के लिए सेट कर देते हैं। उसका कमांड क्या है, यूज आपका स्कीमा नेम, जो भी आपने स्कीमा नेम रखा है। मेरा स्कीमा नेम है फीड क्रड, तो मैं यहाँ पे यूज फीड क्रड रखूँगा। इसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब जो मेरा स्कीमा नेम है वो SQL सर्वर पे स्टोर हो गया है कि मैं अपने आगे आने वाले सभी क्वेरीज के लिए इसी स्कीमा को यूज करना चाहता हूँ। अब मुझे एक नया टेबल क्रिएट करना है। उसके पहले आइए हम देखते हैं कि हमारा टेबल का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारे पास पहले से एक टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइंड है। अभी अपने हम फीड एप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि यूजर हमें एक टाइटल भेजे, यूजर हमें एक कंटेंट भेजे जिसके अंदर आपका फीड का टाइटल होगा और आपका एक्चुअल कंटेंट होगा। इन चीजों को हम स्टोर करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में। और हमने दो अलग कॉलम को इंट्रोड्यूस किया है, जो आपका क्रिएटेड एट है और लास्ट अपडेटेड एट है। ये क्रिएटेड एट बताएगा कि आपका जो फीड है वो कब पहला बार क्रिएट हुआ था, और अगर आप अपने फीड को बार बार अपडेट करोगे, जो हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं, वो आपका लास्ट अपडेटेड एट उसको बताएगा कि आपका लास्ट फीड अपडेट कब हुआ था। तो ये सब कुछ, ये दोनों मेटा डेटा कॉलम्स है जो हम अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे। और आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका है एक आईडी नाम का कॉलम, जो एक इंटीजर टाइप का है, और हम श्योर करेंगे कि ये हमारा एज अ प्राइमरी की डिफाइन हो, सो दैट हम अपने किसी भी फीड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए अपने टेबल से। तो आइए इसके लिए हम एक क्वेरी लिखते हैं। तो अपने MySQL वर्कबेंच में हम एक क्रिएट टेबल का एक कमांड लिखेंगे, क्रिएट टेबल, और मैं टेबल का नाम देता हूँ फीड, और इसके हम कॉलम्स को डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो मेरा पहला कॉलम है आईडी, जो मैं डिफाइन करूंगा एज इंटीजर, और ये मेरा प्राइमरी की होगा। मैं इसे प्राइमरी की डिफाइन कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये इसका वैल्यू खुद से इंक्रीमेंट हो, मुझे बार बार सेट ना करना पड़े, तो मैं इसे ऑटो इंक्रीमेंट मोड में फिक्स कर देता हूँ। इसके बाद मेरा अगला कॉलम है टाइटल। टाइटल को मैं एज अ वैरिएबल स्टोर करूंगा, जिसका साइज मैंने अभी 255 लिया है, और मैं श्योर करूंगा कि ये किसी भी नल वैल्यू को स्टोर ना कर पाए। सिमिलर वे में मैं बाकी सारे कॉलम्स को डिफाइन कर लूंगा। कंटेंट आपका वैरिएबल हो जाएगा, फिर मैं क्रिएटेड एट कॉलम को यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और मैं श्योर करूंगा कि ये हमारा एक डेट और टाइम वैल्यू को स्टोर करेगा। तो हम SQL का डेट टाइम टाइप को यूज करेंगे यहाँ पे, ये भी नॉट नल होना चाहिए। और लास्ट में हमारा लास्ट अपडेटेड एट कॉलम, नॉट नल। हमने अपने पांचों कॉलम को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। हम इस SQL कमांड को रन करते हैं।
तो हम अपने जब इस एसक्यूएल कमांड को रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे नीचे में एक्शन कंप्लीट हो गया है और आपका टेबल क्रिएट हो गया है। आप यहाँ लेफ्ट साइड में इसे रिफ्रेश कर सकते हो तो दिखेगा कि आपके टेबल्स के अंदर एक नया टेबल क्रिएट हो गया है, फीड। अगर आप इस फीड पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे में आपके टेबल और कॉलम नेम्स प्रेजेंट होंगे। आईडी आपका प्राइमरी की डिफाइन हुआ है और टाइटल कंटेंट एज varchar डिफाइन हुआ है और क्रिएटेड एट और लास्ट अपडेटेड एट आपका एज अ डेट टाइम क्रिएट हो गया है। तो हमारा जो टेबल है वो अब रेडी है कि हम उसको अपने MySQL को कैसे हम लिंक कर सकते हैं अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से, वो अब देखते हैं। तो हमने अब तक देखा कि कैसे अपने हम SQL क्लाइंट से हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उस स्कीमा को क्रिएट कर सकते हैं। हमारा अगला काम ये है कि कैसे हम जो टेबल क्रिएट किए हैं उसे हम कैसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से प्लग कर सकते हैं। अब उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं ORM। ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसका बहुत ईजी मतलब अगर आप समझना चाहो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक SQL टेबल है और कोई भी SQL जो टेबल होता है वो एक लो लेवल SQL क्वेरी को रन करता है, लेकिन आपके पास एक जावा एप्लीकेशन आप क्रिएट करने जा रहे हो। तो उस जावा एप्लीकेशन को कैसे पता होगा कि मैं जो उसे इनपुट दूंगा वो उसे कन्वर्ट करना है एज अ SQL क्वेरी, क्योंकि SQL में जो रन होगा वो तो एक अल्टीमेटली क्वेरी रन होगा। आपका जो जावा साइड होगा वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होगा। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? क्या वो उसे आपको खुद को करना होगा? नहीं, उसी के लिए एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं ORM फ्रेमवर्क, स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क। नाउ इसका सिंपल मतलब क्या है कि आपकी जावा एप्लीकेशन को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो लो लेवल क्वेरी क्या जनरेट हो रहा है। आप क्या करोगे, आपके पास SQL में यहाँ पे एक टेबल है, आपके जावा में एक ऑब्जेक्ट है। जावा तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपके पास हर चीज का एक ऑब्जेक्ट होगा। आपको एनी हाउ मैप करना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उस टेबल से कैसे रिप्रेजेंट करवाता है। अगर आप इस मैपिंग को अचीव कर लोगे तो जो आपका ORM फ्रेमवर्क है उसके पास पहले से ही एबिलिटीज है कि वो आपके जावा ऑब्जेक्ट को एज अ SQL क्वेरी में कन्वर्ट कर देगा, और रिवर्स वे में अगर आप एक SQL क्वेरी को रन कर रहे हो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो उसको एज अ जावा ऑब्जेक्ट बैक भेजेगा। इन सारे फंक्शनलिटीज को हम लेवरेज करेंगे विथ आवर ORM फ्रेमवर्क। ना उसके लिए हमें समझना होगा कि ये मैपिंग क्या होता है। तो मैपिंग का मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास एक कॉलम है ID, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जावा में एक सिमिलर एक हम क्लास वेरिएबल क्रिएट करेंगे अपने एक क्लास के अंदर जिसका हम नाम रखेंगे सपोज स्ट्रिंग ID। सिमिलर वे में अपने कंटेंट के लिए हम क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग कंटेंट। ना हमारे पास दो और कॉलम है, क्रिएटेड एट और लास्ट अपडेटेड एट, जो कि SQL में एज अ डेट टाइम टाइप स्टोर हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जावा क्लास में हम डेट टाइप का वेरिएबल यूज करेंगे, उसका नाम रखेंगे क्रिएटेड एट, सिमिलरली लास्ट अपडेटेड एट। ना हमें यहाँ पे दो तीन चीजों को फोकस करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। पहला चीज ये है कि किसी भी तरीके से हमें ये नहीं समझना है कि हमने जो कॉलम डिफाइन किया है अपने SQL में दैट शुड बी द सेम नेम जो हमें जावा क्लास में डिफाइन करना है। नहीं, अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे क्रिएटेड अंडरस्कोर यूज किया है, लेकिन हम जावा में कैमल केसिंग यूज करते हैं तो हम उसे क्रिएटेड एट एज अ कैमल केस यूज करेंगे। सिमिलर वे में लास्ट अपडेटेड एट। हम किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हमने जो SQL में टेबल का जो कॉलम जनरेट किया है सेम नेम हमें फॉलो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड पॉइंट, हमें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि SQL का डेटा टाइप क्या है और जावा का डेटा टाइप क्या है। हमें इतना बस ध्यान रखना है कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा एक कॉलम SQL में अगर डेट स्टोर करे तो उसका जो भी एक करस्पॉन्डिंग जावा का जो सबसे सुटेबल टाइप है, फॉर एग्जाम्पल डेट है, हम उसे स्टोर कर सकते हैं, हम उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। इन दो चीजों को हमें ध्यान रखना है। इंटरनल आपका चीजों को कैसे कन्वर्ट होगा वो हम देखते हैं कि वो ORM फ्रेमवर्क कैसे रन करता है। हमारा इतना ही काम था ORM में समझना कि वो मैपिंग क्या करना चाहता है और क्या उससे अचीव होता है। तो हमने देखा कि ORM क्या होता है। ORM बेसिकली एक जावा ऑब्जेक्ट को एक SQL लो लेवल टेबल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बट ये ORM पीछे में यूज क्या करता है उसे हम कहते हैं JPA। JPA स्टैंड फॉर जकार्ता परसिस्टेंस API। आजकल लोग इसे जावा परसिस्टेंस API भी कहते हैं। हमें समझना होगा कि ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो हमें इनेबल करता है जो हमारा ORM का जो एंड रिजल्ट है, जो हम चाहते हैं कि वो कन्वर्जन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो इसको हमें इजी करता है उसे अचीव करने में। हमें अब ध्यान रखना है कि ये जो JPA है वो फ्रेमवर्क है, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम इस फ्रेमवर्क का कोई एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन को यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट लेवल पे। अब JPA का जो सबसे दो फेमस फ्रेमवर्क है का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है, पहला आपका हाइबरनेट है, दूसरा आपका एक्लिप्स लिंक है। आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाइबरनेट क्या है। तो हाइबरनेट जो है वो JPA का एक इम्प्लीमेंटेशन है, JPA फ्रेमवर्क का एक इम्प्लीमेंटेशन है जो हमें ORM को अचीव करने में हेल्प करता है, जो हमें जावा क्लास को हमें एक लो लेवल SQL क्वेरी में टू एंड फ्रो हेल्प करने में जनरेट करता है। तो हम जो अभी एक फीड क्रेड एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं हमें उसमें हाइबरनेट यूज करेंगे और हम देखेंगे कि हाइबरनेट कैसे इसे ईजी करता है। मेरे पास ये एक डायग्राम है। सपोज करो कि आपका एक एप्लीकेशन है जो करेंटली JPA को यूज कर रहा है और वो उसमें एक्लिप्स लिंक को यूज कर रहा है। कल को अगर आपके जाके एक्लिप्स लिंक में कोई बग आता है और आप चाहते हो कि आप तुरंत इसे मूव करो एक नई इंप्लीमेंटेशन को, तो आप वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर, आप उसे चेंज कर सकते हो विथ आवर न्यू इंप्लीमेंटेशन दैट इज योर हाइबरनेट। और हाइबरनेट आपको प्लग करने में इतना ईजी होगा कि आपके एप्लीकेशन का डाउन टाइम कम होगा। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हम एक पहले से एक स्टैंडर्ड एक हम इंडस्ट्री रेडी एक इंप्लीमेंटेशन को यूज करें और हम उससे अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करें, सो दैट कि हमें जो ट्रांजेक्शन टाइम होता है वो हमें कम होता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारा ORM क्या होता है। ORM जो है वो एक
JPA फ्रेमवर्क को यूज करता है और JPA फ्रेमवर्क का एक इम्प्लीमेंटेशन आपका हाइबरनेट है, सेकंड एक्लिप्स लिंक भी है, उसकी मदद से हम अपने ORM को अचीव करते हैं। अब आपने सुना होगा कि एक टर्म जिसका नाम है JDBC। तो ये JDBC क्या होता है? तो JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा से आप जब भी किसी एक रिलेशनल डेटाबेस को कनेक्ट करने का ट्राई करते हो, पीछे के जो ऑपरेशंस होते हैं उसे JDBC हैंडल करता है। अब हमारा जो हाइबरनेट है वो अल्टीमेटली एक जावा ऑब्जेक्ट को एक लो लेवल SQL क्वेरी में जनरेट करने में हेल्प करेगा, तो वो JDBC तो यूज करता होगा। बट हमें इस बात को नोट करना है कि JDBC को हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में अगर हम हाइबरनेट यूज कर रहे हैं तो हम उसे एक्सप्लिसिटली यूज नहीं करेंगे। हमारा जो हाइबरनेट है वो बिहाइंड द हुड JDBC को यूज करता है डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करने में, और हमें खुद से कुछ नहीं करना है। तो JDBC बिल्कुल यूज होता है हमारे एप्लीकेशन में व्हेन वी यूज हाइबरनेट, लेकिन हम उसे खुद से यूज नहीं करते हैं, हम लोग हाइबरनेट को उसे यूज करने को डेलीगेट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम कैसे स्प्रिंग बूट में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम उसे यूज करके अपने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं डेटाबेस को यूज करने में। सबसे पहला चीज है कि आपको अपने pom.xml में, या अगर आप Gradle यूज कर रहे हो तो आपके build.gradle में आपको कुछ नेसेसरी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होगा, उसे प्लग इन करना होगा। हमें 3 मेन डिपेंडेंसीज को यूज करना है। सबसे पहला डिपेंडेंसी आपका है कि आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे MySQL यूज कर रहे हैं, तो उसका एक कनेक्टर जार होता है जो कि हाइबरनेट यूज करता है, हमें उसे यूज करना होगा। यहाँ पे वो डिपेंडेंसी कहते हैं MySQL कनेक्टर J। उसके बाद हमें 2 और प्लगइन्स, हमें 2 और डिपेंडेंसीज को यूज करना है जो हमें बेसिकली JPA को अवेलेबल करवाएगा हमारे एप्लीकेशन में। पहला हमारा है स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA, जो स्प्रिंग बूट से आपके JPA को प्लग इन करेगा, और दूसरा आपका है जकार्ता परसिस्टेंट API जिसे हम कहते हैं JPA। तो बेसिकली इन दोनों डिपेंडेंसीज के हेल्प से हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक डेटाबेस से यूज करने को। और वो डेटाबेस कौन सा है? आपका MySQL DB है, जिसके लिए हमने MySQL कनेक्टर J डिपेंडेंसी को यूज किया है। तो आइए हम देखते हैं हम कैसे इन तीनों डिपेंडेंसीज को हम pom.xml में यूज कर सकते हैं। तो अपने pom.xml में हमने इन तीनों डिपेंडेंसीज को यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर आप चाहते हो देखना कि डिपेंडेंसीज कहाँ से अवेलेबल होगा, उसका बहुत एक सिंपल वे है कि आप अपने ब्राउजर को ओपन करो और ब्राउजर में आप यहाँ पे जाओ और सर्च करो Maven, फॉर एग्जांपल MySQL कनेक्टर J। ये आपको Maven के ऑफिशियल रिपोजिटरी पे लेके आएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो भी आपको रिस्पेक्टिव वर्जन है आप उसको यूज कर सकते हो। आप चाहो तो लेटेस्ट वर्जन को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9.0.0 लेटेस्ट वर्जन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको जो डिपेंडेंसीज चाहिए, जो आप इस डिपेंडेंसी को जो आप ऐड करोगे pom.xml, वो आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ से इसे कॉपी करना है और आपको अपने एप्लीकेशन में इसे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आप अपने तीनों डिपेंडेंसीज को अपने pom.xml में ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हम चाहते हैं कि हमने इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड किया है तो हम उसे ग्लोबल आर्टिफैक्ट्री से पुल करें। उसके लिए हमें एक कमांड रन करना है maven dependency resolve। ये कमांड जब हम रन करेंगे, ये क्या करेगा कि जो भी जार आपने यहाँ पे डिफाइन किया आपको चाहिए, वो जाके उसे ग्लोबल आर्टिफैक्ट्री से पुल करके आपके लोकल सिस्टम में स्टोर कर देगा। एक बार जब हमारा बिल्ड सक्सेस कंप्लीट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपने DB को अब यूज करेंगे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल के, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट लेवल पे ग्लोबल कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। मेरे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल में हमें 3 प्रॉपर्टी को ऐड करना है। पहला प्रॉपर्टी आपका है spring.datasource.url। उसके बाद आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है यूजर नेम। थर्ड प्रॉपर्टी आपका है datasource.password। तो बेसिकली आपने जो अपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया है, आपको उसके यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को पास करने होंगे। सबसे पहला क्रेडेंशियल्स यूजर नेम है जो आप यूज कर रहे हो अपने MySQL क्लाइंट में, आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे ये है स्प्रिंग स्टूडेंट, मैं उसे यहाँ पे यूज करूंगा और मेरा पासवर्ड भी स्प्रिंग स्टूडेंट है। उसके बाद हमें अपने डेटा सोर्स URL को डिफाइन करना है। इसका सिंटैक्स क्या है, JDBC, फिर आपका जो भी डेटाबेस है, फॉर एग्जाम्पल MySQL :/ यहाँ पे आपका जो भी होस्ट नेम है लोकल होस्ट, फिर आपका पोर्ट नंबर 3306 स्लैश देके आपने जो अपना स्कीमा क्रिएट किया है उस स्कीमा का यहाँ पे नाम जाएगा। हमारे केस में हमारा जो स्कीमा नेम है वो यहाँ पे है feed_crud। हम उस स्कीमा नेम को अपने प्रॉपर्टी में डिफाइन करेंगे, feed_crud। इन तीनों प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के बाद स्प्रिंग जो है वो बिहाइंड द हुड हाइबरनेट को यूज करेगा और जो भी हमने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पास किए हैं वो उससे डेटाबेस को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ये हमारा प्रोसेस था जहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे अपने डेटाबेस को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं विद स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो अब तक हमने देखा कि कैसे हम अपने एप्लीकेशन में नेसेसरी डिपेंडेंसीज को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम अपने डेटाबेसेस के क्रेडेंशियल्स को हम प्लग इन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में। इसके पहले कि हम जाके अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करें और देखें कि वो कैसा रन कर रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा जिसे हम कहते हैं मॉडल। तो अगर हमें अपना आर्किटेक्चर याद है प्रोजेक्ट का, तो हमने 3 लेयर डिफाइन किया था। आपका फर्स्ट लेयर था कंट्रोलर जो आपके रेस्ट कॉल को इंटरसेप्ट करता है, हमारा फिर सर्विस लेयर था जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करता है, और थर्ड लेयर था जो डाओ था जो कि बेसिकली डेटाबेस पे ऑपरेट करता है। अब यहाँ पे हमने एक 4th लेयर ऐड किया जिसे हम कहते हैं मॉडल लेयर। तो बेसिकली
बेसिकली क्या होता है कि आपका जो आपका डाओ लेयर है वो आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन डेटाबेस में क्या है कि आपका लो लेवल क्वेरीज रन होता है और आपका डाओ जो है वो बेसिकली एक जावा का ऑब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं जावा पोजो। पोजो स्टैंड्स फॉर प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली डाओ जो है आपका एक जावा क्लास है और उसका पोजो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आखिर वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, हम कैसे बताएंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर एक टेबल है डेटाबेस में वो कैसे मैप्ड है हमारे जावा के ऑब्जेक्ट से, जावा के पोजो ऑब्जेक्ट से। यही हमारा एक फोर्थ लेयर आता है जिसे हम कहते हैं मॉडल लेयर। तो ये जो मॉडल लेयर है बेसिकली एक जावा का पोजो ऑब्जेक्ट होगा और इस पोजो ऑब्जेक्ट या पोजो क्लास में हम बताएंगे कि हमारा अगर एक यहाँ पे वेरिएबल है आईडी, तो वो डेटाबेस के एक आईडी कॉलम से मैप होगा। तो ये जो हमारा मैपिंग होगा इसे हम डिफाइन करते हैं एक मॉडल लेयर में और हम उस लेयर को कहते हैं मॉडल लेयर। बहुत जगह पे इसे एंटिटी लेयर भी कहा जाता है, जो भी आपको सही लगे आप यूज कर सकते हो। तो हमने समझा कि मॉडल लेयर क्या होता है। आइए हम देखते हैं कि हम उसे कैसे लो लेवल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अपने एप्लीकेशन में हमारे पास कंट्रोलर पैकेज है, डाओ पैकेज है, सर्विस पैकेज है। हम एक और नया पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, हमें एक बात याद रखना है कि हर एक मॉडल का जो क्लास होगा वो एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास एक टेबल है फीड नाम का, हम उसी के करस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे जावा क्लास क्रिएट करेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे एक क्लास बना देंगे फीड क्लास। ठीक है। अब इस फीड क्लास में क्या है, हमें दोबारा से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लाना है जो हमारा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, कि स्प्रिंग को हम बोलेंगे कि स्प्रिंग तुम्हें इस फीड क्लास को हैंडल करना है, तो हमें उससे एक स्पेशल एनोटेशन से डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक एनोटेशन यूज करेंगे जो बहुत फेमस एनोटेशन है जिसे हम कहते हैं एंटिटी। ये एंटिटी जो है वो जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई से आता है। इसका मतलब है कि हमारे एप्लीकेशन में जेपीए जो है वो इस क्लास को हैंडल करेगा और ये जो क्लास है वो बेसिकली मैप होगा हमारे एक एसक्यूएल के टेबल से। तो एक बार जब हमारा ये क्लास डिफाइंड है, हमने उसे एज एंटिटी एनोटेट कर दिया है, स्ट्रिंग उसे हैंडल करेगा। हमें बताना होगा कि ये जो क्लास है वो किस टेबल को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक नया एनोटेशन ऐड करना होगा जिसे हम कहते हैं टेबल। अब ये जो टेबल है उसमें एक आर्ग्यूमेंट लगाता है नेम इज इक्वल टू, और हमारा जो भी टेबल नेम है डिफाइंड माई एसक्यूएल डीबी में हमें उसे यहाँ पे यूज करना होगा। हम यहाँ पे फीड नाम का एक टेबल यहाँ मैप कर देंगे। तो बेसिकली हमारा जो फीड क्लास है वो एक प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है, ये जावा क्लास है जो कि मेरे एसक्यूएल के एक फीड नाम के टेबल से मैप हो गया है। हमारा अगला काम क्या है कि हम अपने फील्ड्स को यहाँ पे मैप करें। जो भी हमने डेटाबेसेस में हमने जो भी कॉलम्स डिफाइन किए हैं उसे हम कैसे मैप कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वापस जाना होगा अपने डायग्राम पे और हमें समझना होगा कि वो कैसे काम करता है। तो हमारे पास एक आईडी नाम का कॉलम है। आइए देखते हैं कि हम उसे कैसे यहाँ पे एक जावा के फील्ड से मैप करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एक वेरिएबल प्राइवेट। मेरा जो टाइप ऑफ मेरा जो कॉलम है वो इंटीजर है, तो मैं यहाँ भी उसे इंट यूज करूंगा। प्राइवेट इंट मैं यहाँ पे आईडी यूज करूंगा। सिमिलर वे में मैं यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, डेट क्रिएटेड एट, डेट लास्ट अपडेटेड एट, यहाँ पे हम डेट वेरिएबल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने अपने एसक्यूएल के सारे फील्ड्स जो भी हमारे कॉलम थे, हमने उन सब का कोरस्पॉन्डिंग एक जावा का एक फील्ड डिफाइन कर दिया है। बट हमें अभी भी नहीं पता है कि कौन सा फील्ड किस एसक्यूएल कॉलम से मैप होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे एक नया एनोटेशन ऐड करना होगा हर एक वेरिएबल के लिए, जिसे हम कहते हैं @कॉलम। हम जब @कॉलम यहाँ मार्क करते हैं किसी फील्ड को, बताना होगा हमें कि ये किस कॉलम से मैप होगा। उसके लिए हमें नेम यहाँ पे यूज करना होगा फिर से, और जो भी हमारा एसक्यूएल का जो भी कॉलम नेम है उसे यहाँ यूज करना होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लास्ट अपडेटेड, यहाँ पे @ यूज हो जाएगा। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे कि हम अपने बाकी सारे फील्ड्स का एनोटेट कर लेंगे। तो हमारा जो मैपिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अपने सारे वेरिएबल्स को मैप कर दिया है एसक्यूएल के एक कॉलम के साथ। ठीक है। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें मिस नहीं करना है कि हमारे हर एक जावा क्लास जो कि एक मॉडल क्लास है, हमें बताना होगा कि हमारा कौन सा फील्ड है जो कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी की है मेरे टेबल में। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब डेटा को फेच करोगे या डेटा को स्टोर करोगे तो मेरा जो हाइबरनेट है इट शुड नो कि किस फील्ड को यूज करना है एज अ यूनिक फील्ड, एज अ प्राइमरी की। हमारे केस में क्या है कि हमारा जो आईडी कॉलम है हमारे एसक्यूएल के डेटाबेसेस में या टेबल में, उसे हमें मार्क करना है एज अ प्राइमरी की। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे @id एनोटेशन। हम जब भी किसी फील्ड को एज आईडी मार्क करते हैं, इसका मतलब है कि वो अल्टीमेटली लो लेवल एसक्यूएल टेबल में एज अ प्राइमरी की डिफाइन
डिफाइंड है। हमारा अगला काम क्या है, बताना कि इसका वैल्यू सेट कैसे होना चाहिए। उसका बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप खुद से वैल्यू को सेट कर सकते हो, बट अगर आपको याद होगा तो हमने अपने टेबल को क्रिएट करते वक्त हमने इसे एज ऑटो इंक्रीमेंट मार्क किया है। तो क्या हम अपने हाइबरनेट को बोल सकते हैं कि जब भी वो एक नया ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करेगा डीबी में, तो क्या वो खुद से वैल्यू जनरेट कर ले? जी हाँ, उसे बोल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जहाँ जिस भी फील्ड को हमने एज आईडी एनोटेट किया है, हमें उसमें एक और एनोटेशन देना होगा जिसे हम कहते हैं जनरेटेड वैल्यू। अब इस जनरेटेड वैल्यू में हम कैसे यूज करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, उसका एक हमें डिफाइन करना होता है कुछ इस तरीके से कि उसमें एक एट्रीब्यूट होगा स्ट्रैटेजी नाम का, जहां पे हमें बताना होगा कि जनरेशन टाइप क्या है। तो जनरेशन टाइप आपका आइडेंटिटी है। जैसे आप इसे सेट करोगे तो आपका जो जेपीए है वो समझ जाएगा कि मुझे इसे ऑटो इंक्रीमेंट मोड में सेट करना है। तो आपको अब अलग से अपने आईडी को सेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसे खुद से सेट कर सकते हो। आप स्ट्रिंग को बोल सकते हो कि आप खुद से सेट कर लो यूजिंग माई ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट जो हमने अपने टेबल में सेट किया है। तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो अब रेडी है। आइए हम देखते हैं इसे बिल्ड करके कि वो कैसे बिल्ड होता है। सबसे पहले हम करेंगे मेवन क्लीन इंस्टॉल, क्योंकि हमने नई डिपेंडेंसीज को यहाँ पे ऐड किया है। तो हमने मेवन क्लीन इंस्टॉल किया, बट हमने देखा कि हमें यहाँ कुछ एरर्स आया है। इसका रीज़न ये है कि आपने जब डिपेंडेंसीज को ऐड किया, आपने जब मेवन क्लीन इंस्टॉल किया, उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उस डिपेंडेंसीज को अभी तक रन टाइम पे अवेलेबल नहीं करवा पाया है। उसके लिए हमें यहाँ पे राइट साइड में मेवन पे क्लिक करना है, हमें यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करना है। जब रिफ्रेश होगा तो आपकी वो डिपेंडेंसीज को रन टाइम पे अवेलेबल करवाएगा। हमें अब बाकी सारे चीज़ों को दोबारा से इंपोर्ट कर लेना है, एंटिटी को, टेबल को, जनरेटेड वैल्यू। अब हम दोबारा से इसको रन करेंगे। ठीक है, तो इस बार हमने जब मेवन क्लीन इंस्टॉल रन किया तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। ठीक है, आइए अब इसे हम रन करते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि हम मेवन स्प्रिंग बूट रन से हम रन कर सकते हैं। हम देखते हैं एक और तरीका क्या होता है। तो आपने जब मेवन क्लीन इंस्टॉल कमांड रन किया तो आपका जो यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ होगा टारगेट नाम का। इस टारगेट फोल्डर में आपका एक जार क्रिएट हुआ होगा। अब यही जो जार है वो आपका रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। उसका एक और तरीका रन करने का क्या है कि हम यहाँ पे कमांड रन कर सकते हैं java-jar, और लोकेशन क्या है, टारगेट फीड स्प्रिंकलर एप्लीकेशन स्नैपशॉट डॉट जार। अगर हम इसे रन करते हैं तो ये सेम चीज़ रन होगा। हमारा एप्लीकेशन अब रन हो रहा है, बट आइए वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हिकारी पूल स्टार्टिंग करके। बेसिकली ये जो हिकारी पूल है ये आपका हाइबरनेट से आता है, और अगर ये आपका जो 3 लाइन्स है स्टार्टिंग और स्टार्ट कंप्लीटेड, अगर ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो जेपीए था वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया और आपका जो एप्लीकेशन है वो ढंग से कनेक्ट हो चुका है आपके डेटाबेस से। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाके मैं अपने पासवर्ड को रॉन्ग सेट करता हूँ और मैं इसे फिर से बिल्ड करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखना कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हो पाया, बिल्ड फेलियर है ना। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपका जो JDBC है वो कनेक्ट नहीं हो पाया। अगर आप देखोगे एरर, तो अनेबल टू डिटरमाइन डायरेक्ट विदाउट JDBC मेटा डेटा। तो बेसिकली आपका JDBC कनेक्ट ही नहीं हो पाया, इसलिए आपका एरर आ गया। मैं दोबारा से इसे ठीक कर देता हूँ और मैं फिर से इसे बिल्ड करता हूँ। मेरा जो जार जनरेट हो गया मैं उसे रन करूंगा। तो मेरा एप्लीकेशन अब रन हो रहा है। इसका मतलब है कि हमने अपने डेटाबेस को सक्सेसफुली प्लग इन कर लिया अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से, और हमारा जो हाइबरनेट है, जो हमारा जेपीए का इंप्लीमेंटेशन है, वो अब टेक केयर करेगा कि वो हाई लेवल ऑब्जेक्ट को लो लेवल एसक्यूएल में कन्वर्ट करेगा टू एंड फ्रो। तो आज के हमने सेशन में देखा कि कैसे हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस से प्लग इन कर सकते हैं। हमने समझा कि ORM क्या होता है, हमने समझा कि हाइबरनेट कैसे काम करता है, हमने समझा कि जेपीए क्या होता है। हमने अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट किया और हमने एक नया मॉडल क्लास क्रिएट किया जो कि आपके SQL के एक टेबल से मैपिंग होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस से डेटा हम फेच कर सकते हैं, उसमें परसिस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन से हमारा जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से रियल टाइम डेटा को गेट और फेच करेगा और हमारा एप्लीकेशन और एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो इतना बेसिक्स हमारे अपकमिंग लेक्चर के लिए बहुत जरूरी था। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज इसे आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। खास करके जो भी नए डेवलपर्स है जो स्प्रिंग बूट सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, और इससे मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।